अस्सलाम वालेकुम। क्यू और वाइस चैनल पे खुश आमदीद। अकील की आज इस बंगले में पहली रात थी। इतने कम किराए पर इतना बड़ा बंगला मिलने पर वो बहुत हैरान था। ये बंगला दूसरे घरों से हटकर बनाया गया था या फिर दूसरे घर इस बंगले से हटकर बने हुए थे। अकील बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर आज इस शहर में तैनात हुआ था। जंगल से ये बंगला 2 किलोमीटर के फासले पर था। उसने सोचा था कि चंद दिन यहाँ का माहौल देखने के बाद वो अपनी फैमिली को भी यहाँ बुला लेगा। उसकी फैमिली में उसकी बीवी, एक बेटा और एक ही बेटी थी। अकील को यहाँ के लोग बहुत अजीब लगे थे। वो सब अकील से ऐसे कतरा रहे थे जैसे उसे कोई अछूत की बीमारी हो। अकील ने बैग से अपनी फैमिली फोटो निकालकर बेड के सिरहाने रखी और सोने के लिए लेट गया। लाइट उसने जानबूझकर बंद नहीं की थी। एक तो नया घर था, दूसरे उसे अंधेरे से डर लगता था। रात का जाने कौन सा पैर था कि जब अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में गुप्त अंधेरा फैला हुआ था। आंख खुलने की वजह में वो अजीब सी आवाजें थी जो न जाने कहां से आ रही थी। अकील को अपने मसाम भीगते हुए महसूस हो रहे थे। पसीने की बूंदें उसके कानों के पीछे से होती उसकी गर्दन तक जाकर कपड़ों में जज़ब हो रही थी। उसे अपने मोबाइल का ख्याल आया तो उसने साइड टेबल पर टटोला और फिर मोबाइल की टॉर्च जला ली। टॉर्च के जलते ही कमरे की लाइट भी रोशन हो गई और साथ ही वो गैर इंसानी आवाज़ें आना बंद हो गई। अकील ने उठकर पूरे कमरे का जायजा लिया और फिर अपने खौफ पर खुद ही ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। सुबह अजान की आवाज़ पर वो उठा, नमाज पढ़ी और घर से निकल आया। थोड़ी वॉक करने के बाद जब दिन चढ़ आया तो उसने अपनी जीप निकाली और जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक नन्ही बच्ची दिखाई दी। 4-5 कुत्ते उसके रास्ते में खड़े भौंक रहे थे और वो स्कूल बैग पहने थर थर कांप रही थी। अकील ने जीप रोकी और उन कुत्तों को भगाया। वो बच्ची उसे बहुत प्यारी लगी। अभी वो उससे कुछ बात करने वाला था कि एक औरत और मर्द दौड़ते हुए आए और उस बच्ची को मर्द ने उठाकर सीने से लगा लिया। हमारे बच्चों से दूर रहो। औरत नहायत गुस्से में थी, मगर मैं तो उसे अगर मगर छोड़ो और जिस काम के लिए आए हो उस पर ध्यान दो। हमसे तुम्हारा दूर रहना हमारे लिए भी बेहतर है और तुम्हारे लिए भी। इतना कहकर वो आदमी बच्ची को उठाए आगे बढ़ गया, जबकि वो औरत उसे घूरती हुई थोड़ी दूर बने एक घर में दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अकील जंगल की तरफ जाता इन लोगों के रवैये पर ही सोच रहा था। जब वो औरत उसे घूर रही थी तो उसकी आंखों से नफरत झलक रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद वो घर से थोड़ी दूर वाक़या मार्केट में गया। उसे चंद ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, मगर यहाँ पर मौजूद मार्केट वालों का रवैया भी मुख्तलिफ नहीं था। जो चीज़ भी वो मांगता वो मौजूद होने के बावजूद दुकानदार उसे नफ़ी में सारा ला देता। पूरी मार्केट उससे जैसे जान छुड़ाने पर तुली हुई थी। एक दुकानदार ने तो उसे देखते ही दुकान का शटर नीचे कर दिया था। अकील उनके रवैये पर हैरान भी था और उसे काफ़ी अफसोस भी था। कम अज कम वो उसे इतना तो बता देते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर नहीं। वो लोग तो उससे बात करने के हक में भी नहीं थे। मजबूरन अकील को शहर की मेन मार्केट से वो चीज़ें लानी पड़ी। रात वो बेड पर लेटा इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक लाइट ऑफ हो गई। उसने अपनी उथल पथल होती दिल की धड़कन पर काबू पाया और मोबाइल की टॉर्च जलाई। शीशे की खिड़की से बाहर देखने पर उसे पता चला कि बाहर लाइट वैसे ही जल रही है, सिर्फ कमरे की लाइट ऑफ हुई थी। अचानक वही खौफनाक आवाज़ फिर से सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे बेशुमार अफरीयत सांस ले रहे हों। उनके सांस लेने से एक अजीब सी चीख की आवाज़ आ रही थी जो सुनने वाले को खौफ के अजीब सहर में जकड़ लेती। अकील मोबाइल की टॉर्च जलाए उस आवाज़ के माखज़ को तलाश करने लगा। वो आवाज़ एक किताबों के रैक से आ रही थी। अकील ने उस रैक को अपनी तरफ खींचा तो वो किसी दरवाजे की तरह एक तरफ हो गया। रैक के पीछे एक बोसीदा सा दरवाज़ा था जिस पर बारीक काली डोरियां सी लिपटी हुई थी। अकील ने उन डोरियों को खोला। डोरियों के साथ चमड़े के कुछ तावीज़ थे जो चमड़े के अंदर सिलाई किए हुए थे। अकील ये सब देखकर काफ़ी हैरान था, मगर डोरियों को वो मुसलसल खोले जा रहा था
जब सब डोरियां खुल चुकी तो उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़कर अंदर की तरफ धकेला। एक खौफनाक चरचराहट से दरवाजा खुलता चला गया। सामने लकड़ी की सीढ़ियां थी जो नीचे बेसमेंट में जा रही थी। बेसमेंट में नजर पड़ते ही उसके खौफ में मजीद इजाफा हो गया। बेसमेंट मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर बेसमेंट की सामने दीवार किसी सिनेमा स्क्रीन की तरह 2 फीट के एरिए तक रोशन थी। सुबह अकील ने जिस लड़की को कुत्तों से बचाया था, दीवार पर उस लड़की का अक्स था जो चीख रही थी और कुत्ते उसे भंभोड़ रहे थे। अकील ने दीवार पर मौजूद स्विच को दबाया तो बेसमेंट रोशनी से जगमगा उठा। रोशनी होते ही दीवार पर मौजूद अक्स गायब हो चुका था। अकील ने फिर से लाइट ऑफ की तो दीवार फिर से रोशन हो गई। वो नन्ही बच्ची अब मर चुकी थी और कुत्ते उसे भंभोड़ कर खा रहे थे। ये मंजर देखकर अकील ने जोर से दरवाजा बंद किया और भागते हुए अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गया। कमरे की लाइट आ चुकी थी। बार बार वो मंजर उसकी आंखों के सामने आ रहा था। फिर वो बेड पर लेट गया। ख्वाब में भी उसे वो बच्ची और उसे भंभोड़ते कुत्ते नजर आ रहे थे। वो उस रात ठीक से सो ना पाया। अगली सुबह जब वो वॉक के लिए निकला तो उसी घर से रोने की आवाजें आ रही थी जिस घर में उस बच्ची की माँ उसे नफरत से घुरती अंदर गई थी। उसने अपने कदम उधर बढ़ा दिए। घर को टेंट लगाकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक तरफ औरतें बैठी थीं और दूसरी तरफ मर्द बैठे थे। अकील पर नजर पड़ते ही उस बच्ची का बाप उठकर अकील की तरफ आया और बोला, मेरी बेटी की जान तो ले ली तुमने, अब यहाँ क्या करने आए हो? मैंने अकील वाकई उसकी बात पर काफी हैरान हुआ था। चले जाओ यहाँ से, अगर फारिया की माँ की नज़र तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हारी जान ले लेगी, नन्ही बच्ची के वालिद ने कहा। तो अकील वापस अपने बंगले की तरफ बढ़ गया। अजीब लोग हैं ये, भला मैं क्यों उस बच्ची की जान लूँगा? अकील ने ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर उसने अपनी सोचों को झटका और जीप निकाल कर जंगल की तरफ हो लिया। शाम को वो जल्द ही घर वापस आ गया। वो अपने साथ पेश आने वाले अजीबोगरीब हालात के बारे में सोच रहा था। न जाने उस नन्ही बच्ची के साथ क्या हुआ था और क्यों उसका वालिद अकील को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा था। इन हालात में अकील अपनी फैमिली को वहाँ बुलाने का हरगिज़ सोच भी नहीं सकता था। उसने फ़ोन उठाया और घर का नंबर मिलाया। चंद मिनट सबसे बात करने के बाद वो सोने के लिए लेट गया। थोड़ी देर बाद वो नींद की वादियों में पहुँच चुका था। ख्वाब में उसे एक लड़की नजर आई जो रात के वक्त रोड पर चली जा रही थी। वो रोड उसके पुराने शहर का था जहाँ से वो आया था। उसका शऊर ख्वाब में भी उसे सब समझा रहा था। वो लड़की पुराने तालाब की तरफ जा रही थी। लड़की के पाँव में जूता भी नहीं था। लड़की के हाथ पर बंधी घड़ी देखकर अकील ख्वाब में ही लरज उठा। अनाबिया, उसने चीख कर कहा और वो नींद से जाग उठा। वो अब उस लड़की को पहचान चुका था। वो उसकी बेटी अनाबिया ही थी। अजीबोगरीब चीखों और सांसों की आवाज़ों ने उसे बेड से छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया। अब की बार कमरे की लाइट ऑफ नहीं थी। वो भागता हुआ बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही दरवाजे को खोला, सामने का मंजर देखकर उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। सामने दीवार पर पुराने तालाब का मंजर था और अनाबिया उस तालाब में डूब रही थी। उसकी आवाज़ तो नहीं आ रही थी, मगर उसके हिलते होठों से लगता था वो मदद के लिए पुकार रही है। अनाबिया, बेटा मैं आ रहा हूँ। अकील उजलत में 2-2, 3-3 सीढ़ियाँ उतर रहा था। अचानक एक सीढ़ी पर कदम रखते ही कड़ाक की आवाज़ से सीढ़ी का तख्ता टूट गया और अकील कलाबादियाँ खाता हुआ बेसमेंट के फर्श पर जा गिरा। उसका सर दीवार के साथ जोर से टकराया और वो हर किस्म के एहसासात से बेगाना होकर बेहोशी की वादियों में जा पहुंचा। जाने कितनी देर बाद उसकी आंख खुली तो वो इधर उधर देखने लगा। बेसमेंट में गुप्त अंधेरा था। जब वो कुछ समझने के काबिल हुआ तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। उसका मोबाइल भी वो ऊपर छोड़ आया था। वो उठा और अंदाजे से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि एक खौफनाक कहका उसकी रूह तक को लरसा गया। वो कहका किसी इंसान का नहीं था, अजीब शैतानी हंसी थी। कील की खौफ से टांगें कांप रही थीं। उसे लग रहा था जैसे अभी कोई अनदेखी मखलूक अंधेरे में उसे दबोच लेगी। वो तेज तेज सीढ़ियां फलांगता बेसमेंट के दरवाजे पर जा पहुंचा। काफी जोर लगाने पर दरवाजा खुल के नहीं दे रहा था। उसके पीछे सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाजें आ रही थीं। अकील ने मुड़कर पीछे देखा तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई न दिया। वो जो कोई भी था बड़े इत्मीनान से एक एक जीना चढ़ता उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था।
अकील का सारा बदन पसीने से भीग चुका था। अचानक उसे लाइट का ख्याल आया तो उसने दरवाजे के साथ लगे स्विच को टटोला और दबा दिया। पूरा बेसमेंट रोशनी में नहा गया। शरर की खौफनाक आवाज से तहखाने का दरवाजा भी खुल गया। अकील भागता हुआ बाहर निकला। उसे अपने पीछे तहखाने का दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज सुनाई दी। वो भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचा और बेड पर गिर गया। उसके आवाज उसका साथ छोड़ चुके थे। डर ने उसे फिर से बेहोश कर दिया था। उसकी आंख खुली तो उसका मोबाइल बज रहा था। उसने मोबाइल उठाया। वो अकील के घर का नंबर था। उसने अटेंड किया तो उसकी बीवी की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी, हमारी बच्ची अनाबिया। इतना कहकर उसकी बेगम फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ अनाबिया को? अकील तकरीबन चीख उठा, आप जल्दी आइए। इतना कहकर सबिया ने फ़ोन काट दिया। अकील ने जल्दी से जीप निकाली और रवाना हो गया। रास्ता 2 घंटे का था। अकील का दिल कर रहा था कि उड़कर वहां पहुंच जाए। क्या हुआ अनाबिया को? अकील ने सबिया से पूछा तो वो रोते हुए बोली, सुबह जब मैं उठी तो अनाबिया अपने कमरे में नहीं थी। जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई। अकील के ज़हन में धमाके से होने लगे। उसने चंद लोगों को सांस लिया और पुराने तालाब पर जा पहुंचा। थोड़ी देर में अनाबिया की लाश तालाब के बाहर पड़ी थी। अकील गुमसुम सा उसे लिए घर पहुंचा। दुख से वो भी टूट चुका था, मगर सबिया की हालत को देखकर खुद को संभाले हुए था। अनाबिया की तदफीन के बाद वो घर में ही रहने लगा। वो अब उस शैतानी बंगले में दोबारा नहीं जाना चाहता था। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे उसकी मुकम्मल वजह तो समझ नहीं आई थी, मगर वो ये जान गया था कि उसके साथ पेश आने वाले हालात का ताल्लुक कहीं ना कहीं उस शैतानी बंगले से है। अनाबिया की मौत के 5 दिन बाद अकील ने खुद भी खाना खाया और सबिया को भी थोड़ा बहुत खिलाया। उसका बेटा हसीब भी काफ़ी बुझा बुझा रहने लगा था। अकील के अंदाजे के मुताबिक उस घर को छोड़ देने से वो हर परेशानी से आज़ाद हो चुका था, मगर ये उसकी भूल थी। अगली रात उसे एक और खौफनाक ख्वाब ने लर्जा के रख दिया। ख्वाब में उसका बेटा हसीब एक कब्र में बंद मदद के लिए चिल्ला रहा था। ये मंजर देखकर अकील नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो जल्दी से हसीब के कमरे में गया, मगर उसका कमरा खाली था। अकील ने ख्वाब में जो कब्रिस्तान देखा था वहां जा पहुंचा। वो सोच रहा था काश ये ख्वाब झूठा हो। कौन है वहाँ? एक आवाज पर अकील पलटा। वो एक नौजवान मगर बारिश आदमी था। कौन है आप और रात के इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने अकील से पूछा तो अकील की आंखों से आंसू बह निकले। अरे अरे, क्या हुआ आपको? कोई प्यारा फोत हो गया क्या? उस आदमी के सवाल पे अकील ने नागवारी से उसे देखा। मेरा बेटा नहीं मिल रहा और वो इसी कब्रिस्तान में किसी कब्र के अंदर है। अकील ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहा, लिबास और शक्ल से तो आप काफी पढ़े लिखे और अक्लमंद नजर आते हैं, फिर ऐसी पागलों सी बातें क्यों कर रहे हैं? उस आदमी ने अपनी बात मुकम्मल की थी कि एक जोरदार मगर धीमी चीख दोनों के कानों में पड़ी। मेरा बेटा, ये मेरे बेटे की आवाज़ ही है। हसीब बेटा, कहाँ हो तुम? अकील ने उस आदमी और फिर अपने बेटे से मुखातब होते हुए चीख कर कहा, पापा आप आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इस कब्र से निकालें। आपकी बार आवाज़ काफ़ी वाज़ेह थी। अकील दौड़ता हुआ आवाज़ की तरफ बढ़ा। वो बारिश आदमी दूर बने अपने कमरे की तरफ दौड़ गया। शायद वो यहाँ का गोरकन था। थोड़ी देर बाद वो बेलचा लिए अकील के पास पहुँच गया। अकील हाथों से ही उस कब्र पर से मिट्टी हटा रहा था। बिलाशुबा हसीब की आवाज़ इसी कब्र से आ रही थी। उस आदमी ने बेलचे से कब्र को चंद मिनटों में खोद डाला। हसीब को कब्र से बाहर निकाल कर अकील उसके साथ लिपट गया। हसीब के नाखून टूट कर जख्मी हो चुके थे और उसकी उंगलियां लहू-लुहान हो चुकी थी, मगर वो जिंदा था। उससे पूछने पर पता चला कि वो तो अपने बिस्तर पर सोया था, मगर अचानक आंख खुलने पर उसने खुद को इस कब्र में पाया। अकील ने अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात गोरकन को बताए। गोरकन ने उसे एक एड्रेस लिख दिया। अगर मज़ीद किसी परेशानी का सामना नहीं करना चाहते तो जल्द इस पते पर पहुंच जाओ। अकील हसीब को घर छोड़कर उसी वक्त जीप निकाल कर उस एड्रेस की तरफ चल पड़ा। वो किसी शाह साहब का आस्थाना था। फजर की नमाज अकील ने शाह साहब के आस्थाने पर पढ़ी। फजर के बाद ही वहाँ पर लोगों का रश लगना शुरू हो गया। शाह साहब ने कुछ लोगों को दम किया और फिर अकील पर नजर पड़ते ही उसे अपने पास बुलाया। सलाम करने के बाद अकील शाह साहब के सामने बैठ गया। तुम्हें उस बंगले में नहीं जाना चाहिए था
और अगर चले भी गए थे तो वहाँ पर बांधे गए हमारे तावीज़ों को हटाना नहीं था। वकील शाह साहब के मुंह से ये सब सुनकर हैरान हो रहा था। वो एक शैतान है जो लोगों के डर पर जिंदा है। लोगों का डर ही उसे ताकत देता है, और जब कोई किसी चीज़ से डरता है तो उसे मारना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। शाह साहब की बातें वकील के ज़हन में उलझी गुत्थियों को सुलझा रही थी। उसे अंधेरे से डर लगता था, उसकी बेटी अनाबिया पानी से डरती थी, हसीब कब्रों से डरता था, और वो नन्ही बच्ची कुत्तों से डरती थी। मगर उस बंगले में मेरे रहने से दूसरे लोग कैसे? वकील ने एक सोच के आते ही शाह साहब से पूछा। शाह साहब मुस्कुराए और गोया हुए। जब कोई आदमी उस बंगले में चला जाता है बशर्ते कि वो शैतान आज़ाद हो, जैसा कि तुमने उसे आज़ाद कर दिया था, तो फिर उस आदमी की सोच पर भी उस शैतान का पहरा हो जाता है। वो जो सोचेगा वहाँ मौजूद शैतान उसे जान लेगा। वहाँ रहने वाले शख्स का जिस आदमी के साथ ताल्लुक होगा वो आदमी खतरे में होगा। एक बार जो उस बंगले में चला गया, फिर चाहे वो उस बंगले को छोड़ भी दे, मगर शैतान की नौसत उसे नहीं छोड़ेगी। वकील ये सब सुनकर हैरत से बुत बना हुआ था। अब क्या होगा? शाह साहब कुछ की दिए। मैं अपनी बच्ची को खो चुका हूँ, मजीद किसी को खोना नहीं चाहता। खुदा पर भरोसा रखो, तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस शैतान से पीछा छुड़वाना बहुत मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। वो तुम्हारे अंदर के डर को इस्तेमाल करके तुम पर हावी होगा। अगर तुम डर गए तो फिर कभी भी उससे पीछा नहीं छुड़वा सकोगे। मुझे क्या करना होगा? बताता हूँ। शाह साहब ने साइड पर पड़ी एक लकड़ी की संदूकची खोली और उसमें से 3 मैखें निकाल ली। उन पर कुछ पढ़कर फूंका और तीनों मैखें वकील की तरफ बढ़ा दी। तुम्हें आज रात ही उस बंगले में वापस जाना होगा। मजीद देर करना खतरे से खाली ना होगा। उस बंगले में तहखाना तो तुम देख चुके हो। वहाँ दीवार पर जो अक्स तुम्हें दिखाई दे उस अक्स पर ये तीनों मैखें गाड़ देना। याद रहे, तुमने डरना नहीं है। पहली मेख पेशानी पर, दूसरी नाक पर और तीसरी ठोड़ी पर। वो तुम्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश करेगा मगर तुमने रुकना नहीं। अब जाओ, खुदा तुम्हारा हामी और नासर हो। वकील वहाँ से उठा और सीधा उस बंगले पर जा पहुंचा। बंगले में दाखिल होते ही खौफ ने उसे अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया, मगर जब उसे अपने बेटे और बीवी का ख्याल आया तो उसने तमाम खौफ को ज़हन से झटक दिया और अपने कमरे में बेड पर जा बैठा। कुछ देर बाद रात ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए। उसने बावजूद होकर ईशा की नमाज पढ़ी, रब से अपनी कामयाबी की दुआ की और तहखाने में उतर गया। आज तहखाने में मामूल से ज़्यादा ही सर्दी थी। ऐसी सर्दी थी जैसे वो किसी फ्रीजर में आ गया हो। तहखाने का अंधेरा उसे वलाए दे रहा था, मगर बकौल शाह साहब उसे अपने डर पे काबू पाना था। वो तमाम किस्म के खदशात को बलाए ताक रख कर तहखाने की सामने वाली दीवार की तरफ बढ़ा। वहाँ पर एक अक्स नमूदार हुआ था जिसे देखकर उसे मजीद शौक सा लगा था। वो उसका खुद का अक्स था जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। क्या तुम खुद मरना चाहोगे? उसके अक्स की आवाज़ आई। अगर नहीं तो फिर चले जाओ यहाँ से। वकील ने उसकी बात अनसुनी की और जेब से पहली मैक निकाली, हाथ में पकड़ी, हथौड़ी ऊपर उठाई, सामने बने अक्स के माथे पर मैक रख के हथौड़ी की जोरदार चोट की। मैक उसके माथे में पूरी धंस गई, मगर वकील को ऐसे लगा जैसे उसके खुद के माथे पर कोई नोकदार चीज घुस गई हो। वकील ने अपने माथे पर हाथ लगाया तो उसे वहाँ खून की चपचपाहट महसूस हुई। वकील के अक्स का खौफनाक कहका उभरा। तहखाना पूरा अंधेरे में डूब चुका था। वकील ने खुदा का नाम लिया और दूसरी मेख उस शख्स के नाक पर रख दी। पापा मुझे बचा लें। हसीब की आवाज़ पर वकील ने दाएं साइड पर देखा। वहाँ पर हसीब गर्दन तक जमीन में धंसा हुआ था। वकील को शाह साहब की बात याद थी। उसने मेख को अपने अक्स की नाक पर रखा और हथौड़ी से ठोंक दिया। पहले जैसा दर्द उसे फिर महसूस हुआ और उसे अपनी नाक से खून का फुहारा सा निकलता दिखाई दिया, मगर तीसरी मेख लगाते ही वहाँ जैसे जलजला सा आ गया। भयानक चीखों से पूरा तहखाना लरज़ गया। वकील दम साधे वहाँ खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद तहखाने की दीवार से वो अक्स गायब हो चुका था। तहखाने की ठंड भी कम होती जा रही थी। वकील वहाँ से निकला और सीधा शाह साहब के पास पहुँचा। शाह साहब मुस्कुराते हुए मिले और उसे तसल्ली दी। शाह साहब के कहने के मुताबिक अब वो शैतान हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था।